अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ पिल। आज हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिच मैस्टर ने। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आप खुद ही प्रोनाउंस कर लो। तो ये हमारे पास इसने आइसोलेट किससे किया था? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स, पस सेल्स के न्यूक्लियस में से। अब पस सेल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाए तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे पास डिफेंस का काम करते हैं तो वो उससे फाइट करते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स। तो जब वो फाइट करने के बाद डेड हो जाते हैं हमारे पास अपने वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स, तो फिर वो हमारे पास एक येलोइश विस्कस यानी गाढ़े से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि होता है हमारे पास पस, जो हमारे पास दानों में भी दिखती होगी। तो उसने ये उसी पस सेल्स के न्यूक्लियस में से आइसोलेट किया। न्यूक्लियस क्या होता है कि हमारे पास सेल होता है, कोई भी इस तरीके का सेल ले लो, उसके बीच में हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है, तो इस मेम्ब्रेन समेत हमारे पास जितना मटेरियल अंदर है तो हमारे पास इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। तो इसी न्यूक्लियस में से इसने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को, और फिर हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियस से आइसोलेट हुआ तो उसको नाम दे दिया न्यूक्लियन। फिर हमारे पास आगे ये चीज़ भी डिस्कवर हुई कि हमारे पास जो न्यूक्लियन है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के चलते हुए इसका रीनेम हुआ कि हमारे पास इसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स, और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी ह्यूमन से लेके वायरसेस, यानी जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, पार्शियल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन तक में जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी टाइप्स देख ले तो हमारे पास आ जाते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए का हमारे पास पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है तो वो मोनोमर से मिलके बनता है, जो कि है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। और राइबोन्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड से। अब हम लोग डीऑक्सी राइबो या राइबो क्यों लगा रहे हैं? हम लोग न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड भी तो बोल सकते थे, बट इसका जो है वो रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। एक मेजर जो है वो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से। दूसरा, हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं लीनियर, यानी इनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं आ रही होती हैं उसके ऊपर से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे चले तो हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो हमारे पास मोनोमर्स हैं जो मिलके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनकी अपनी कंपोजिशन क्या होती है कि हमारे पास कंटेन कर रहे होते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा ये नाइट्रोजनस ग्रुप है। नाइट्रोजनस ग्रुप की निशानी होती है बहुत सारे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हमारे पास पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर से मुराद है हमारे पास 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे पास इनकी अटैचमेंट कैसे होती है कि हमारे पास पहला जो कार्बन है, ये जो है हमारे पास पहला कार्बन है समझो। ठीक है, इसके साथ हमारे पास अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, और जो 5वां कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब 5वें कार्बन की पोजीशन हमारे पास कैसे होती है कि ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और बाहर जो होता है वो 5वां होता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। पेंटोज रिंग है, बट हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि पांचों के पांचों कार्बन ही हमारे पास जो है वो रिंग में प्रेजेंट है तभी हम पेंटोज बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5वें वाले कार्बन के साथ हमारे पास जो है ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इतना समझ में आ गया? अब हमारे पास डिफरेंस क्या आता है डीएनए और आरएनए में कि हमारे पास ये जो पेंटोज शुगर है ये हमारे पास कौन सी होती है? राइबोज वाली शुगर होती है। राइबोज शुगर हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या होती है? C5 होता है। ठीक है, H हमारे पास 10 होते हैं, और O है हमारे पास 5, O भी हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है, अब ये वाली शुगर जो होती है ना ये पाई जाती है आरएनए में, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट हमारे पास डीएनए में क्या डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 5 नहीं होते, ऑक्सीजन हमारे पास 5 नहीं होते, ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास 4।
तो एक ऑक्सीजन कम होता है। अब इस एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने उसको दे दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम। डीऑक्सी यानी हमारे पास इसमें ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि हमारे पास एक ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है इसमें। तो ये हमारे पास एक मेजर डिफरेंस आ गया आरएनए और डीएनए में, कि हमारे पास उनकी जो पेंटोज शुगर होती है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। और दूसरा अब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो, न्यूक्लियोसाइड बहुत सिंपल होता है। अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच ना हो और हमारे पास सिर्फ ये हो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो नो फॉस्फेट ग्रुप वाले होते हैं न्यूक्लियोसाइड। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजनस बेस। को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब जो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड देखे थे उसमें तो हमारे पास पेंटोज शुगर ही रहेगी, फॉस्फेट ही रहेगा। डिफरेंस आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस में। हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। एक का नाम है हमारे पास प्यूरीन, एक का नाम है हमारे पास पायरिमिडीन। और इनकी निशानी क्या है, जो प्यूरीन होते हैं उसमें हमारे पास दो फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, जैसे एडेनिन में हो गई और गोनिन में हो गई। जबकि पायरिमिडीन में हमारे पास जो होती है वो एक ही रिंग मौजूद होती है, जैसे थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल आ गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक डीएनए का और आरएनए का डिफरेंस आ जाता है। वो ये है कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, गोनिन और साइटोसिन। ये तो हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं, बट हमारे पास फर्क कहाँ आ जाता है थाइमीन और यूरेसिल में, कि हमारे पास जो यूरेसिल है वो सिर्फ हमारे पास आरएनए में ही पाई जाएगी और जो थाइमीन है वो डीएनए में पाया जाएगा। तो ये एक दूसरा डिफरेंस आ गया। पहला था हमारे पास पेंटोज रिंग का, कि हमारे पास एक ऑक्सीजन कम होता है, और दूसरा ये कि हमारे पास जो थाइमीन होता है वो डीएनए के लिए होता है और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड में, यानी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है और वो वर्क कर रहा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंटली, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एटीपी की और एडीपी की। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एटीपी जो है वो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। इसको हम लोग जो है वो एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है, उसको सप्लाई कर सकता है जहाँ जहाँ पर भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। जैसे हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एनर्जी चाहिए, हमारे पास एटीपी से मिल जाएगी। मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हमारे पास एटीपी से एनर्जी मिल जाएगी। सेल की डिवीजन हो रही है तो हमारे पास एटीपी से एनर्जी मिलेगी। कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है जहाँ पर हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट में, तो एटीपी हमारे पास एनर्जी देगा। और एटीपी हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज करवाते हैं, तो ये करवाते हैं 7.3 किलो कैल पर मोल, या फिर हमारे पास 31.81 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई एटीपी की। अब एटीपी के नाम में हमारे पास एडिनोसाइन आता है, तो हमारे पास कौन सा नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगा, वो होगा हमारे पास एडेनिन होगा। एक जो है वो हमारे पास राइबोज शुगर आ जाएगी और हमारे पास 3 फॉस्फेट आ जाएंगे। पहले हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट था, बट हमारे पास एटीपी में जो होता है वो हमारे पास 3 फॉस्फेट मौजूद होते हैं। यही अगर हम लोग एडीपी की बात करें तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 जो हैं वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। होता ये है कि हमारे पास जो लास्ट के 2 फॉस्फेट हैं उनके बिटवीन का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा अनस्टेबल टाइप का होता है। तो हमारे पास इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास जब भी एनर्जी चाहिए होगी तो हमारे पास ये एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक फॉस्फेट इससे हट जाएगा और ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और जहां पर भी हमारे पास एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां पर वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। तो एक फॉस्फेट के रिमूवल से हमारे पास एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन जाता है वो बन जाता है एडीपी। अब एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमें सेल में से दोबारा फॉस्फेट मिल जाएगा और हम लोग जो खाना या फिर जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनमें से हमारे पास दोबारा एनर्जी मिल जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में वापस। तो एटीपी जो होती है वो एनर्जी स्टोर करके रखती है। ये फॉस्फेट जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं इस फॉर्म में, और जब भी ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और एडीपी बन जाता है।
फिर हमारे पास आ जाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई NAD की, यानी निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास डायग्राम में भी एग्जांपल इस NAD की ही है। तो निकोटीनामाइड है तो मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो नाइट्रोजनस ग्रुप होगा वो होगा हमारे पास निकोटीनामाइड, यानी हमारे पास ये वाला। उसके साथ हमारे पास पेंटोज रिंग होगी और फॉस्फेट होगा। यहाँ तक जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारे पास जो है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। अब ये हमारे पास ज्वाइन कैसे होते हैं, तो ये हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमारे पास बॉन्ड बना देगा। यहाँ पर भी हमारे पास NAD के बारे में लिखा हुआ है कि निकोटीनामाइड अटैच है हमारे पास इसके साथ। बाकी हमारे पास एक्ट कर रहा होता है एज अ कोएंजाइम, यानी हमारे पास एंजाइम के साथ मिलके हमारे पास रिएक्शंस को रेगुलेट करवा रहा होता है। वर्क्स इन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवा रहा होता है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यही प्रोसेस इसमें चल रहा होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। देखो, जो ये NADH है ना, NADH को अभी कंसीडर करो, NAD को नहीं। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच और प्रोटॉन रिच। प्रोटॉन में हमारे पास H पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। अब जिन भी रिएक्शंस में हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी तो ये NADH हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NAD में और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से FADH2 की भी एग्जाम्पल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा रिएक्शंस में तो FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ATP हमारे पास ADP में कन्वर्ट हो रहा था, इसी तरीके से NADH जो है वो हमारे पास NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एनर्जी दे रहा था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो हमारे पास आगे आ जाते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास पॉलीमर्स में पाए जाते हैं। उनके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हमारे पास अटैच होते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड्स में। ये बॉन्ड्स हमारे पास पाए जाते हैं DNA में और RNA में। इसको हम लोग डायग्राम से देख के समझेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो इसमें हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड की तरह फॉस्फेट का बॉन्ड नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एडेनिन है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर आ गई और ये आ गया हमारे पास फॉस्फेट हमें पता है 5वें कार्बन के साथ जो है वो अटैच होता है। यहाँ तक जो है वो हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैचमेंट कैसे होती है कि हमारे पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारे पास जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एक तो ये हमारे पास अपने पेंटोज शुगर के कार्बन के साथ अटैच है और वहां पर जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास 5वें कार्बन के साथ होगी। दूसरा ये हमारे पास दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना देगा उसके कार्बन नंबर 3 के साथ। अब आगे भी हमारे पास सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है, जैसे हमारे पास ये वाला जो है वो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका फॉस्फेट ये रहा जो अपने न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज के साथ 5वें कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पेंटोज शुगर के साथ 5वें कार्बन पे अटैच होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन जाती है और बीच में हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमारे पास पार्ट 1 जो है वो इतना ही था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।